हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीवी क्लासेस। तो हमने चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर तो अच्छे से स्टडी कर लिया था, सारे रूल्स सारे प्रॉपर्टीज हमने अच्छे से स्टडी कर ली थी। लेकिन क्या सिर्फ कंसेप्ट जान के आप सीधा एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो? नहीं, एग्जाम से पहले आपको करनी होती है अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमें पता चलता है कि हमने कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे किस क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है। तो इसी चीज को समझने के लिए आज हम सॉल्व करेंगे, आप और मैं सॉल्व करेंगे इस वर्कशीट को, जो कि है एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर की। ठीक है, तो इस वर्कशीट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो मैंने कम रखे हैं। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ मेथड पे फोकस करना है कि कैसे हमने लॉज को अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे। तो ये चीज जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं कि जिसमें आपको बहुत सारी ऑप्शन दी होती हैं, आपने उनमें से कोई एक आंसर जो है वो जो करेक्ट होता है उसे चूज करना होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इन 2 raised to power n, n is known as what? 4 ऑप्शन है, आपने बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है जिसे हम n बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब वैल्यू है आपके पास 2 raised to power n। अब 2 हमें क्या बता रहा है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अपने साथ, कि 2 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है अपने ही साथ उसे हम क्या बोलते हैं? बेस। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे रॉन्ग है। बेस n को नहीं बोलेंगे क्योंकि वो 2 को हम बोलते हैं, 2 को डिफाइन करते हैं एज बेस। ठीक है, अब n जो है उसकी पावर जो है, n क्या बताता है हमें कि कितनी बार हम उस बेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। n हमें क्या बताता है कि कितनी बार हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसे हम डिफाइन करते हैं किस टर्म से? एक्सपोनेंट से। यस, तो n को हम डिफाइन करते हैं एक्सपोनेंट से, और हमारा यही क्वेश्चन था कि n इज नोन एज व्हाट? तो n इज नोन एज एक्सपोनेंट। हमें आंसर तो मिल गया कि बी ऑप्शन जो है वो एक्सपोनेंट है। ठीक है, कि यही करेक्ट है, लेकिन हमने बाकी के ऑप्शंस को स्किप ऐसे नहीं कर देना, उन्हें भी एक बार चेक कर लो। आंसर हमें पता है लेकिन उन्हें एक बार क्रॉस चेक करो। ठीक है, तो सी ऑप्शन है टर्म। अब टर्म क्या होती है? एक प्रॉपर वैल्यू, जैसे कि 2 raised to power n। 2 raised to power n इज टर्म, नॉट कि सिर्फ 2 को हम टर्म बोलेंगे या फिर सिर्फ n को टर्म बोलेंगे। 2 raised to power n इज टर्म। तो ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि हमने सिर्फ n के बारे में बताना है। नन है डी, ये भी गलत है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो ये तो रॉन्ग है क्योंकि इनमें से एक आंसर करेक्ट है। तो सी, डी और ए ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, और आपका सही आंसर जो क्या है वो है एक्सपोनेंट, दैट इज ऑप्शन बी। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमने वैल्यू पता करनी है। द वैल्यू ऑफ 1/4 raised to power -2। वैल्यू किसकी पता करनी है? 1/4 raised to power -2। अब जिन क्वेश्चंस को आपने सिंप्लीफाई करना होता है ना, उनकी ऑप्शंस पहले आप मत देखो। अगर तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो आप ऑप्शंस टैली कर सकते हो, अदरवाइज जहां पे आपको सिंप्लीफाई करना है ना, तो पहले अपना आंसर निकालो, देन उसे कंपेयर करो अपनी ऑप्शंस के साथ। अब यहाँ पे है नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर हम कैसे सॉल्व करते हैं? रेसिप्रोकल लेके, क्योंकि उसको पॉजिटिव करना होता है। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे। अगर इस टर्म का रेसिप्रोकल लें तो 4 raised to power -2 जो पहले डिनोमिनेटर में था, अब वो आ जाएगा न्यूमरेटर में। चेंज क्या होगा? नेगेटिव पावर जो थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर? अपॉन 1 लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16। यानी कि 1/4 raised to power -2 की वैल्यू कितनी आई है? 16। अब इसे चेक करो कि कौन सी ऑप्शन हमें 16 आंसर दे रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है 1/16, लेकिन आंसर है 16, इट मीन्स ये रॉन्ग है। 1/8 ये तो बिल्कुल ही अलग है। सी ऑप्शन है 16 और हमारा आंसर भी 16 है, इट मीन्स सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्लियर? लास्ट ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि 8 आंसर आ रहा है, तो ये भी गलत है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जिसमें आंसर जो दिया हुआ है वो है 16। क्लियर? अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, एमसीक्यू के। तो थर्ड क्वेश्चन है, फॉर अ नॉन जीरो इंटीजर एक्स। नॉन जीरो इंटीजर एक्स मतलब इंटीजर जो है वो नॉन जीरो है, कि जीरो के अलावा वो कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन जीरो नहीं है। वो इंटीजर कौन सा है? एक्स। एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें x raised to power 7 डिवाइडेड बाय x raised to power 12 इज इक्वल टू, कि ये एक्सप्रेशन किस चीज के इक्वल है। अब ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लेकिन अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है जिसमें कि 2 बेसिस है, 2 अलग अलग पावर्स है। ये हमने फॉर्मूला किया था, 2 वैल्यूज हैं, ठीक है, जिसमें सेम बेसिस है, अलग अलग पावर्स हैं, और ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो डिवाइड हो रही है। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास a raised to power m - n। ये हमने लॉ किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेस सेम है a, यहाँ पे भी बेस सेम है x, पावर्स अलग अलग है, 7 12 दोनों अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रूल क्या है कि दोनों पावर्स को माइनस कर देना और बेस जो है वो कॉमन लिख लेना है। सेम हम यहाँ पे करेंगे, बेस कॉमन लिख लिया, पावर्स को कर दिया माइनस, 7 - 12 विल बी -5।
इट मीन्स आंसर आया हमारा फाइनल x रेज़ टू पावर -5। अब हम चेक करेंगे कि ये जो x रेज़ टू पावर -5 है वो यहाँ पे कहाँ अवेलेबल है, किस ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन है x रेज़ टू पावर 5, आंसर में हमारे ये नेगेटिव पावर, तो ये ऑप्शन होगी गलत। 19 तो बिल्कुल भी हमारे आंसर से मेल जोल नहीं खा रहा, तो ये भी गलत होगी। यहाँ पे है -5 x रेज़ टू पावर -5, आंसर भी हमारा x रेज़ टू पावर -5 है। इट मीन्स C इज द करेक्ट ऑप्शन, इसे आप टिक कर सकते हो। डी ऑप्शन जो है उसमें फिर 19 है, वो तो है ही नहीं पॉसिबल, तो ये भी रॉन्ग है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप जितने भी हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस है हमारे पास ट्रू फॉल्स, कि हमें कुछ स्टेटमेंट दी होगी और हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है और कौन सी गलत, जिसे हमने ट्रू या फॉल्स एज पर द क्वेश्चन लिख देना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 5। किसी भी नंबर की, किसी भी नॉन जीरो नंबर की अगर पावर 0 है तो वो बोल रहे हैं कि वो सेम नंबर आएगा। अब इसके रिलेटेड हमने प्रॉपर्टी की थी कि नॉन जीरो कोई इंटीजर है, जैसे मैंने मान लिया a, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर आता है हमेशा 1। प्रॉपर्टी हमने ये डिस्कस की थी। तो यहाँ पे नॉन जीरो इंटीजर कौन सा है, 5, लेकिन यहाँ पे आंसर कितना होना चाहिए एज पर दी रूल 1, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा है 5। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इक्वेशन है वो गलत है। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर है, हमें आइडेंटिटी पता थी, हमने उसे उसके साथ कंपेयर किया स्टेटमेंट के साथ और देखा कि सही है या गलत, गलत थी तो हमने फॉल्स लिख दिया। क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट है द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर दिस नंबर इज 3.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम नंबर्स को पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पावर मतलब सेम उन्होंने लिखा हुआ है, पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि क्या ये सही है या गलत। तो इसे हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन है कि 0.000037, तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं पहले, ताकि हम अपने आंसर के साथ इस गिवन वैल्यू को कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पे अगर हम डेसिमल रिमूव करें तो हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, जिसे हम लिख सकते हैं 37 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। अब ये -6 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब ये यहाँ पे थी वैल्यू तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 37/10 रेज़ टू पावर 6, क्योंकि 6 जीरो थी। तो जब मैंने इस 10 रेज़ टू पावर 6 को ऊपर लेके गई न्यूमरेटर में तो पावर होगी नेगेटिव। अब ये कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे भी एक डेसिमल लगा सकती हूँ एज पर रूल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब मैंने यहाँ पे डेसिमल लगाया तो मेरा फाइनल आंसर आया 3.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5, क्योंकि एक जो यहाँ पे डेसिमल लगाया है उसकी 10 रेज़ टू पावर 1 एक बढ़ गई थी, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड की, दैट इज -6 + 1 = -5। तो मेरा आंसर आया 3.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5, और उन्होंने भी हमें यही दिया हुआ है कि इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। तो दोनों आंसर सेम है, इट मीन्स करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। आई होप ये जो क्लैरिफिकेशन थी वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हमारी थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट में हमें लॉ दिया हुआ है, दैट इज a raised to power m into b raised to power m equal to प्रोडक्ट ऑफ ab raised to power n। अब इस आइडेंटिटी को आप ध्यान से देखो, इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान से देखो कि क्या ये सही है। वो हमें बोल रहे हैं कि अगर दो अलग अलग बेसिस हैं, ठीक है, पावर्स उनकी सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या किया, जो अलग अलग वैल्यूज हैं उन्हें सॉल्व कर दो, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट ले लो ab, और पावर्स दोनों में सेम थी तो हमने उन्हें कॉमन कर लिया। यही रूल होता है। तो इट मीन्स ये प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी और उन्होंने एज इट इज दी हुई है यहाँ पे। तो ये जो स्टेटमेंट है थर्ड वो ट्रू है, क्योंकि ये उन्होंने सेम आइडेंटिटी जो है वही हमें मेंशन कर दी है। क्लियर। अब चलते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे। फोर्थ है कि इफ x बी एनी नॉन जीरो इंटीजर, कि अगर x जो है वो एक नॉन जीरो इंटीजर है, यानी कि उसकी वैल्यू जीरो नहीं है और कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, देन x रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू -x। ठीक है, कि अगर x रेज़ टू पावर -1 है तो उसकी वैल्यू है -x। वो पूछ रहे हैं कि ये सही है कि गलत। तो ये जो नेगेटिव पावर वाली प्रॉब्लम है ये हमने अभी सॉल्व की है लास्ट स्लाइड्स में, कि हम नेगेटिव पावर को कैसे सॉल्व करते हैं। नेगेटिव पावर को हम सॉल्व करने के लिए उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी कि जो न्यूमरेटर में था उसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं पॉजिटिव पावर करने के लिए। तो ये हो गया 1/x, पावर 1 थी तो चाहे इसे लिख भी दो चाहे ना भी लिखो, तो आंसर आएगा इसे चेंज करके 1/x रेज़ टू पावर 1 या फिर 1/x। लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये वैल्यू इक्वल है -x के, लेकिन हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 1/x। सही मेथड तो ये है, उन्होंने हमें आंसर दिया हुआ है -x। तो क्या ये आंसर सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि
इस तरह ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉल्स, क्योंकि इसका जो आंसर है, इसकी जो वैल्यू है वो आनी चाहिए 1/x, उन्होंने हमें क्या लिख के दिया है -x। क्लियर। लास्ट स्टेटमेंट है हमारी। लास्ट स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला है, द यूजुअल फॉर्म फॉर 2 × 10⁻² इज नॉट इक्वल टू 0.02। अब यूजुअल फॉर्म क्या होती है, जिसमें हम नंबर को पावर की फॉर्म में नहीं लिखते। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पावर की फॉर्म में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, यूजुअल फॉर्म में हम नंबर को पावर की फॉर्म में नहीं लिखते, उसे डेसिमल या बिना डेसिमल के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब ये कोई नंबर है 2 × 10⁻²। यूजुअल फॉर्म की बात हो रही है, तो इसकी यूजुअल फॉर्म निकाल लेते हैं। पावर जो है वो रिमूव करनी है, इट मीन्स पावर को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, नेगेटिव थी पहले उसे पॉजिटिव बनाया, देन 10⁻² है जो कि इक्वल हो जाएगा 100 के, और इसे जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 0.02। अब उन्होंने भी आंसर 0.02 ही दिया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस यूजुअल फॉर्म के इक्वल नहीं है। लेकिन जब हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व किया तो हमारा आंसर तो वही आ रहा था। इट मीन्स वो गलत बोल रहे हैं, स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉल्स, कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, क्योंकि आंसर जो है वो 0.02 ही आ रहा है। क्लियर है जी। ट्रू फॉल्स कैसे हमने सॉल्व करनी है, पहले उस स्टेटमेंट के जो अलग अलग टर्म्स दिए हुए हैं, अलग अलग कीवर्ड्स हैं, उन्हें अच्छे से समझो। देन अगर किसी स्टेटमेंट में सॉल्व करने की जरूरत है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, तो करो। देन अपने आंसर कंपेयर करके फिर स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स मेंशन करो। क्लियर है जी। अब इस वर्कशीट के नेक्स्ट सेक्शन में है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और उनमें कुछ खाली जगह है, तो हमने उन ब्लैंक्स में एक ऐसा वर्ड फिल करना है ताकि ये जो पूरी स्टेटमेंट है उसका मीनिंग बन जाए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बाय सॉल्विंग 6⁻⁻⁻⁻0 इनटू, ये जो हमें ये पूरी एक बड़ी सी स्टेटमेंट दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, उसे सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, हमने उसका आंसर पता करना है। तो इस स्टेटमेंट को देखते हैं। तो स्टेटमेंट में हमें 6⁻0 दिया हुआ है। अब हमें पता है कि किसी भी नॉन जीरो वैल्यू की अगर पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के। इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 1 -7⁻0 1 मल्टीप्लाइड बाय 6⁻0 1 प्लस 7⁻0 फिर से 1। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, वो हमने ब्लैंक में फिल करना है। तो 1 - 1 विल बी 0, और 0 को अगर हम इस सम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 0। कि 0 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 0, तो हमने ब्लैंक में लिख दिया 0। क्लियर है कैसे सॉल्व किया, हमने सिर्फ आइडेंटिफाई की कि यहाँ पे कौन सी अप्लाई होनी है और उसके अकॉर्डिंग अपने सिंप्लीफाई कर दिया इस इक्वेशन को। क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है टू ऐड द नंबर्स गिवन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि नंबर्स जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दिए हुए हैं अगर हमने उन्हें ऐड करना है तो वी फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू नंबर्स विद डैश एक्सपोनेंट्स, कि हमें वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो दिए नंबर्स हैं अगर हमने उनको ऐड करना है तो हमें उनकी एक्सपोनेंट्स को क्या करना पड़ता है। तो एक्सपोनेंट्स में अगर आपको नंबर दिए हुए हैं तो वो तभी ऐड होंगे अगर उनकी एक्सपोनेंट्स जो है यानी कि पावर्स जो है वो सेम होंगी। अगर +5 है तो दूसरी तरफ भी +5 ही होनी चाहिए, अगर -10 है तो दूसरी वैल्यू भी -10 होनी चाहिए, क्योंकि एडिशन तभी होती है जब नंबर्स जो है वो सेम टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे होंगे कि उनकी एक्सपोनेंट्स जो है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर होगा सेम, या तो आप सेम लिख सकते हो या इक्वल लिख सकते हो, दोनों आंसर आपके सेम सही माने जाएंगे। एक आंसर लिख सकते हो सेम, या फिर आप अगर इक्वल भी लिख दोगे तो वो भी सही माना जाएगा। क्लियर है। थर्ड स्टेटमेंट है a⁻³ इंटू a⁻−10 इक्वल टू डैश, कि अगर हम इस फॉर्म को सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आंसर आता है। तो a⁻³ इंटू a⁻−10, बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है और दोनों वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब बेस सेम है तो मैंने इन्हें लिख लिया कॉमन, पावर्स अलग अलग है और नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैंने पावर्स को कर दिया ऐड, यानी कि 3 एडेड टू -10। अब 3 एडेड टू -10 विल बी 3 - 10, और 3 - 10 कितना होता है, -7। तो मेरा फाइनल आंसर आया यहाँ पे a⁻−7। क्लियर है। आइडेंटिटी कौन सी यूज हमने की है, a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m+n। क्लियर। आइडेंटिटी अगर आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है ना तो आपने वहां पे जरूर मेंशन करनी है। अब ब्लैंक में तो सिर्फ आपको आंसर फिल करना है, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन है तो वहां पे आपने पूरी आइडेंटिटी जो है वो मेंशन करनी है। क्लियर। अब फोर्थ स्टेटमेंट है द यूजुअल फॉर्म ऑफ 3.41 × 10⁻6 इज डैश,
यूजुअल फॉर्म मतलब बिना एक्सपोनेंट के जब हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट है तो इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, सबसे पहले तो अपना नंबर लिख लो। तो नंबर को जब मैंने सिंप्लीफाई किया, मैंने यहाँ से भी डेसिमल हटा दिया, 3.41 था उसे मैंने लिख लिया 341/100 और 10⁻⁶ को मैंने कर दिया एक्सपैंड। अब ये मैंने डेसिमल क्यों हटाया, क्योंकि जब मैं इस पावर को एक्सपैंड करूंगी तभी ये जीरो आपस में कैंसिल होंगी, ठीक है। तो एक जीरो यहाँ से कट गई, एक जीरो यहाँ से, बचा कितना 341 और 2 टाइम सॉरी 0000। तो फाइनल आंसर कितना आया 3410000। क्लियर है। तो ये है हमारी यूजुअल फॉर्म इस सम की फोर्थ की, ठीक है। लास्ट ब्लैंक है हमारे पास, एक हमें इक्वेशन स्टेटमेंट दी हुई है, दैट इज 2⁻⁻⁻1 + 3⁻⁻1 + 4⁻⁻1 होल रेज़्ड टू पावर 0। अब हमें पता है कि किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर जीरो है तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर, नॉन जीरो इंटीजर की पावर अगर जीरो है तो वो किसके इक्वल होता है 1। तो मैंने यहाँ पे सीधा आंसर लिख दिया 1। इसे आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि पहले आप ये नेगेटिव पावर सॉल्व कर रहे हो 1/2, 1/3 + 1/4, ठीक है। अब एलसीएम ले रहे हो, देन सिंप्लीफाई कर रहे हो, लेकिन होल रेज़्ड टू पावर तो जीरो ही चल रही थी। फाइनल आंसर आपको जो भी आए उसकी हमने पावर बाद में जीरो लेके आंसर तो 1 ही लिखना है, तो क्यों ना हम पहले ही 1 लिख दें। तो अगर आप सीधा ही 1 लिख दोगे तो आपका इस सम में टाइम बच सकता है, जो कि आप और सम में आगे एग्जाम में यूटिलाइज कर सकते हो। तो इस तरह से हमने जज करना है कि जहां पर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है ना, वहां पे हमने नहीं करनी है। आई होप कि आपको ब्लैंक्स की सारी सिंप्लीफिकेशन जो है, उनके रीजन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम सॉल्व करेंगे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में इसी वर्कशीट की, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनके आंसर जो है आपके मिनिमम 2 या 3 स्टेप्स में आ जाते हैं और इन सम्स को आपने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता, ज्यादा एक्सपैंड नहीं करना होता, यानी कि इनके मार्क्स कम होते हैं तो हमने उस अकॉर्डिंग इन्हें सॉल्व करना है। लेकिन जो मिनिमम स्टेप्स रिक्वायर्ड है ना इस सम को सॉल्व करने के लिए, वो आपने मेंशन जरूर करने हैं, जिसमें प्रॉपर्टी आती है कि कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज की है, इस स्टेप में वो प्रॉपर्टी यूज हुई है, वो चीजें आपने मेंशन करनी है, लेकिन इससे ज्यादा हमने एक्सपैंड नहीं करना होता है। तो करते हैं फर्स्ट सम सॉल्व। फर्स्ट सम है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, कि हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन में। तो हम एक्सप्रेशन को दोबारा लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन है 6⁻n अपॉन 6⁻⁻2 इक्वल टू 6⁻3। अब ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वेरिएबल है n, कि हमने n की वैल्यू जो है अननोन है उसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हम उसे लीनियर इक्वेशन से ये सीखते आ रहे हैं कि जिस वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है उसे एक साइड रख दो और बाकी की जितनी भी टर्म्स है उसे दूसरी साइड आप शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे भी हम सेम वही चीज अप्लाई करेंगे। 6⁻n मैंने लिख दी यहाँ पे और 6⁻3 पहले ही राइट साइड थी, 6⁻2 को मैंने शिफ्ट किया राइट साइड, तो ये आ गया इधर। अब 6⁻2 इधर हो रही थी डिवाइड, दूसरी तरफ क्या हो गया ये मल्टीप्लाई। क्लियर है। अब क्या करना है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 6⁻n तो सॉल्व होगा नहीं, तो मैंने इसे एज इट इज लिख दिया। लेकिन यहाँ पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है इनके और पावर्स क्या है अलग, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी की थी एक डिस्कस, a⁻m मल्टीप्लाइड बाय a⁻n, बेसिस सेम है पावर्स जो है अलग। तो हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, बेस कॉमन रख के दोनों पावर्स को क्या कर देते हैं ऐड। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे भी वही करना है, बेस कॉमन रख लिया और दोनों पावर्स को कर दिया ऐड, 3 एडेड टू -2। क्लियर है। ये जहां पे जिस स्टेप में मैंने आइडेंटिटी लगाई है उस स्टेप में मैंने वो आइडेंटिटी मेंशन भी की है कि मैंने ये आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे अप्लाई की है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 6n आ जाएगा एज इट इज और यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या होगा, 3 + -2 विल बी 3 - 2 और 3 - 2 किसके इक्वल है 1, 3 - 2 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ही ध्यान से देखने वाली है, अब हमने वैल्यू निकालनी थी n की, लेकिन अब n की वैल्यू यहाँ से निकलेगी कैसे, हमने क्या करना है इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है क्योंकि ये इक्वेशन है तो ऑब्वियसली इक्वल ही होंगी। अब दोनों साइड बेस जो है वो सेम है 6 अगर बेस सेम है तो हम ये मानेंगे क्योंकि ये इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो इनकी जो पावर्स हैं वो भी इक्वल होंगी। क्यों हम ये कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेशन है जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती हैं। अगर बेस के इक्वल है तो पावर्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। इट मींस n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1।
तो यहाँ से हमें n की फाइनल वैल्यू मिल गई है जो कि है 1। क्लियर है क्वेश्चन? सबसे पहले हमने सॉल्व किया है कैलकुलेशन करके, देन वैल्यूज को कंपेयर किया है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल किया है। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये जो स्टेप है वो आपने हर एक सम में मेंशन करना है जहां पे भी आप डिस्क्राइब कर रहे हो अपने स्टेप कि मैंने इस स्टेप में ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई की है। क्लियर? अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रॉन्स मास इज अप्रोक्सीमेटली दिस किलोग्राम्स, व्हाट इज दिस मास इन ग्राम्स। कि हमें इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दी हुई है ये, लेकिन ये वैल्यू किसमें है? किलोग्राम्स में है। ठीक है, किलोग्राम्स यूनिट में है। वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज दिस मास इन ग्राम्स, कि ये जो वैल्यू है किलोग्राम्स में, अगर ये वैल्यू ग्राम्स में हो तो वो कितनी होगी। कि ये मास ग्राम्स में हमने पता करना है। तो सबसे पहले तो आप किलोग्राम वाली वैल्यू लिख लो। किलोग्राम वाली वैल्यू है 9.109382 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये केजी में है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि हमने इसे ग्राम में पता करना है। तो ग्राम में चेंज करने के लिए हमने इस पूरी वैल्यू को जो केजी में है उसे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हमें पता है, वी नो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ऐसे होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, जिसे मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 10⁻³ ग्राम लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 10 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 10 को 10 से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1000 ही आएगा। तो हमने यहाँ पे भी वही करना है, किलोग्राम से अगर ग्राम में जा रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे भी ये पूरी वैल्यू किलोग्राम की है, इस पूरी वैल्यू को मैंने 10⁻³ यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करेंगे अब देखो, देयरफॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राम्स, ये जरूर मेंशन करना है इन ग्राम्स, क्योंकि मेन क्वेश्चन यही है कि हमने ग्राम्स में चेंज करना है। तो 9.10, ये जो इतनी बड़ी वैल्यू है, आप इसे 9.10 भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसे पूरा भी लिख सकते हो। दोनों तरीके से ये सही होगा। ये वैल्यू कितनी थी? 10⁻⁻31, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी। अब इसके साथ मैंने केजी नहीं लगाना, क्योंकि मैंने केजी को ही खत्म करना है। तो उस केजी को खत्म करने के लिए मैंने इसे मल्टीप्लाई किया 10⁻³ ग्राम से। ये यहाँ पे चेंज है, ओरिजिनल वैल्यू को मैंने 10⁻³ ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये वैल्यू तो एज इट इज रह जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हमने लिख दी एज इट इज, क्योंकि बाकी जो वैल्यूज हैं वो सॉल्व हो सकती हैं, जो कि पावर की फॉर्म में दी हुई है। 10⁻31 इंटू 10⁻³ बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, उनको ऐड कर दो पावर्स को, यानी कि -31 + 3। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी मेंशन नहीं कर रही, लेकिन आप लोगों ने सॉल्व करते समय प्रॉपर्टी मेंशन करनी है और यूनिट मिस नहीं करनी, ग्राम एज इट इज लिखते जाना है साथ में। ठीक है, तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 9.109326। ठीक है, इंटू 10⁻31 + 3 विल बी -28, और यूनिट क्या थी? ग्राम। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, जो कि है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राम। क्योंकि ये अब फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें हम और कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम, जो कि हमें इनिशियली किलोग्राम में दिया हुआ था। क्या हमने किया है? सिर्फ किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया है। सिंपल सा सम था, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ आपको ये कन्वर्जन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है जी, तो अब हम सॉल्व करेंगे ये वाला सम, जिसमें लिखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि हमने ये जो नीचे दी हुई स्टेटमेंट है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जिसमें नंबर्स पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट है, a helium atom has a diameter of 0.00000022 सेंटीमीटर। कि ये हमें एक वैल्यू दी हुई है, इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि हमें इसका डेसिमल रिमूव करके पहले इसे पावर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? पहले तो आप ओरिजिनल वैल्यू लिख लो, जीरोस जरूर अच्छे से चेक करना है कि जितने जीरोस हैं वही अपने आंसर में भी लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 2 4 5 6 7। ठीक है, सही है। अब इसे कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए? अब पावर चाहिए, इट मींस 10⁻³ समथिंग हमें चाहिए, तो वो कैसे आएगा? इस डेसिमल को रिमूव करके। किस तरह करेंगे? डेसिमल रिमूव करना हम सबको आता है, कितने डिजिट छोड़ के, सॉरी 1 के साथ कितने जीरोस लगाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 22/1 के साथ 9 जीरोस है। और सेंटीमीटर आपने जरूर लिखने हैं, यूनिट्स मिस नहीं करने हैं। जो वैल्यू आपको
जैसे क्वेश्चन में दिया आपने उसे वैसे ही लिखते जाना है। अब 1 के साथ 9 जीरो हैं, यानी कि 10⁻⁴ हम इसे 9 लिख सकते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जो वैल्यू है पावर वाली वो न्यूमरेटर में होती है, डिनोमिनेटर में नहीं होती, इसलिए मैंने 10⁻⁹ को न्यूमरेटर में लिख लिया और पावर जो पहले पॉजिटिव थी वो अब होगी नेगेटिव। क्लियर? अब क्या ये प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है? अब नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी मैं डेसिमल इंक्लूड करके यहाँ पे एक वैल्यू चेंज कर सकती हूँ। तो वो कैसे होगा? यहाँ पे मैंने राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया, तो यहाँ पे आ गया 2.2। कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया है? 1। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10⁻1 इंटू 10⁻⁻9 ऑलरेडी वहां पे था, तो उसे भी मैंने एज इट इज लिख लिया। अब 2.2 तो एज इट इज रह गया और बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 1 + -9 विल बी 1 - 9 = -8। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, जो कि हीलियम एटम का डायमीटर है, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। कुछ नहीं किया, डेसिमल रिमूव किया, पावर की फॉर्म में लिखा, देन उसे सिर्फ रिवर्स किया है कि 10⁻⁴ पॉजिटिव थी वो नेगेटिव होगी, देन उसे फाइनल आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। क्लियर है कि इस तरह के क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करने हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में और यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कैसे चेंज करना है। अब लास्ट सेक्शन जो है वो है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो है, क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन जो है वो बढ़ जाएगी, या फिर उन्होंने क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा के दे देनी है कि 2-3 कंडीशंस को उन्होंने मिक्स कर देना है और हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो अब हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका पहला सम है ये, जिसमें हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5⁻m × 5⁻³ × 5⁻² अपॉन 5⁻² इक्वल टू 5⁻12, और पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m की। हमें m की वैल्यू पता करनी है। अब m की वैल्यू पता करनी है, इट मीन्स उसे हमने एज इट इज लिखते जाना है जब तक उसकी हमें वैल्यू पता नहीं चल जाती। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि 5 के साथ 5⁻³ के साथ हम ये वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैं फर्स्ट स्टेप में ही इस वैल्यू को उधर शिफ्ट कर दूं। दोनों तरीके हो सकते हैं, आप दोनों तरीकों से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को इकट्ठे सॉल्व कर रही हूँ और इस वैल्यू को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इन नंबर्स को कर दूंगी ऐड, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 5⁻m इंटू 5⁻³ × 5⁻⁻², ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 5⁻m, क्योंकि 3 + -2 विल बी 1, और 5⁻12 एज इट इज इंटू 5⁻⁻5, क्योंकि ये इधर डिवीजन में थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी ये मल्टीप्लाई। अब 5⁻m इंटू 5 इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि बेस सेम है, पावर्स को हम कर देंगे ऐड, 12 + -5 विल बी 7, 12 + -5 विल बी 7। अब 5⁻m की वैल्यू पता करनी है, ठीक है, तो उसे मैंने रख दिया उसी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, और ये जो 5 था उसे मैं इधर ले आई डिवीजन में, मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आके क्या हो गया डिवाइड। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब इस 5 की पावर कितनी है? 1। अब 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी अब अप्लाई करनी है, तो उसके लिए आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है और नंबर्स क्या हो रहे हैं? डिवाइड। तो बेस तो सेम थे, उसे हमने कॉमन कर लिया और पावर्स को कर दिया माइनस, क्योंकि डिवाइड हो रही हैं दो नंबर्स, ठीक है। तो 5⁻m इक्वल टू 5⁻6। अब ये सेम वही क्वेश्चन आ गया जो हमने पहले डिस्कस किया था इस वर्कशीट में, कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, बेस सेम है, तो पावर्स की क्या हो जाएंगी? सेम। इट मीन्स m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। सेम, कोई हमने नया फॉर्मूला नहीं यूज किया, जो हमें ऑलरेडी पता है, हमने वही प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट की है। तो ये था फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है दिस, फाइंड x की वैल्यू पता करनी है, सो दैट ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमें क्या दिया हुआ है? 2/9 इंटू 2/9 रेज्ड टू पावर -6 इक्वल टू 2/9 रेज्ड टू पावर 2x - 1। ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो बोल रहे हैं कि इसमें x की वैल्यू पता करो। अब जिसकी वैल्यू पता करनी है वो ऑलरेडी एक साइड अकेला ही पड़ा है, तो उसे एज इट इज रहने दो। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि इसकी तो वैल्यू पता करनी है, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, दूसरी साइड आप देखो कि ये जो 2/9 ये दोनों बेसिस हैं अलग अलग, ठीक है। बेस जो है वो एक इंटीजर, होल नंबर, एक फ्रैक्शन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ
होल नंबर या नेचुरल नंबर ही हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दोनों बेसिस हैं और कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2/9। पावर्स जो है वो इनकी अलग अलग हैं, एक में 3 है, दूसरे में है -6, और ये नंबर्स क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब पावर्स अलग अलग हो, बेस सेम है और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं, एड, दैट इज 3 + -6। यहाँ पे आ जाएगा राइट हैंड साइड एज इट इज 2/9 2x - 1 जो कि उसकी पावर है। तो अब अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है 2/9, 3 - 6 विल बी -3, और यहाँ पे राइट हैंड साइड फिर से सेम ही रह जाएगी 2x - 1। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, बेस सेम है, इट मीन्स पावर भी उनकी क्या हो जाएंगी, सेम, यानी कि -3 किसके इक्वल हो जाएगी, 2x - 1। ओके, तो x की वैल्यू पता करनी है, x को अब रखो एक तरफ और ये जो -1 उसके साथ था उसे कर दो ट्रांसपोज दूसरी तरफ, तो ये हो गया -3 + 1 = 2x। क्लियर है ये स्टेप कैसे हुआ, हमने 1 को कर दिया ट्रांसपोज, सो -3 + 1 विल बी -2 = 2x, और x की वैल्यू पता करनी है तो 2 आ गया इधर डिवीजन में, यहाँ पे आ गया 1, एंड फाइनल वैल्यू ऑफ x विल बी -1। तो हमारा आंसर आया है x = -1। क्लियर है कैसे हमने सिंप्लीफाई किया, हमने सिर्फ वो बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई की है मल्टीप्लिकेशन वाली, ठीक है जी। तो ये थी हमारी वर्कशीट एक्सपोनेंट एंड पावर की, जिसमें हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए। लॉज कम थे तो बार बार वही यूज हो रहे थे, इसलिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन से हमने स्टार्टिंग में बोला था कि वो कम है। आई होप कि कैसे इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपने सीखना है कि फैक्टराइजेशन में हम कौन सी आइडेंटिटी जो है वो कैसे किस सम में अप्लाई करें, तो आप हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज चैप्टर की भी एक वर्कशीट जो है वो हमारे चैनल पे चेक कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।